हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दी खटोराय पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम दिशा इतिहास, कला एवं संस्कृति वाली किताब पढ़ रहे हैं और मैं आशा करता हूं कि आप भी अपनी तैयारी जोरों शोरों से कर रहे होंगे। इसी के साथ आज हम पढ़ेंगे चौथा भाग, मध्यकालीन इतिहास राजवंश। राजपुताना नाम का प्रयोग सर्वप्रथम कब एवं किसने किया था? उत्तर है पहला, 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने। व्याख्या। सर्वप्रथम 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस राजपुताने में झाज फिरंगी के नाम से प्रसिद्ध द्वारा राजपुताना नाम का प्रयोग किया गया। कर्नल जेम्स टॉड ने राजपुताना का इतिहास लिखते समय इसे राजस्थान शब्द की प्रदेशवाची संज्ञा दी, जो कि 1829 में प्रकाशित कृति एनोल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में थी। 1949 ईस्वी से पूर्व राजस्थान नाम से किसी भौगोलिक इकाई का अस्तित्व नहीं था। राजस्थान शब्द का प्राचीनतम प्रयोग राजस्थानियादित्य विक्रम संवत 682 में उत्कीर्ण वसंतगढ़ सिरोही के शिलालेख में मिलता है। स्वतंत्रता के बाद जब इस प्रदेश की विभिन्न रियासतों का एकीकरण हुआ तो 30 मार्च 1949 ईस्वी को सर्वसम्मति से इसका नाम राजस्थान रखा गया। 26 जनवरी 1950 को औपचारिक रूप से इस संपूर्ण भौगोलिक प्रदेश का नाम राजस्थान स्वीकार किया गया। अंग्रेजों के समय में राजस्थान को किस नाम से जाना जाता था? उत्तर है चौथा, राजपुताना। निम्नलिखित में से जॉर्ज थॉमस द्वारा राजस्थान के लिए सर्वप्रथम किन शब्दों का प्रयोग किया गया था? उत्तर है तीसरा, राजपुताना। भारतीय इतिहास में राजपूत वंशों का प्रभुत्व कब तक की अवधि के दौरान था? उत्तर है दोस्तों इसका पहला, यानी कि 8वीं से 12वीं शताब्दी ईस्वी तक। व्याख्या। इतिहासकार स्मिथ ने 7वीं शताब्दी के मध्य से 12वीं शताब्दी की समाप्ति तक के समय को राजपूत युग कहा है। राजपूत वैदिक आर्यों की संतान हैं। इस मत के प्रतिपादक थे। उत्तर है तीसरा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा। व्याख्या। भारतीय देशीय उत्पत्ति। आबू पर्वत पर वशिष्ठ के कुंड से उत्पन्न अग्निवंशीय कुल। चंदर बरदाई का पृथ्वीराज रासो समर्थक नैणसी सूर्यमल मिश्रण। प्राचीन क्षत्रियों की संतान। G.H. ओझा, C.V. वैद्य। पहला, सूर्य एवं चंद्रवंशी मत डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने दिया। दूसरा, वैदिक आर्यों की संतान विशुद्ध वैदिक कालीन क्षत्रिय विशुद्ध भारतीय आर्य C.V. वैद्य। ब्राह्मण वंशीय मत डॉक्टर D.R. भंडारकर एवं गोपीनाथ शर्मा। सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया की उपज ये बताया ब्रज दुलाल चट्टोपाध्याय ने। मिश्रित अवधारणा देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय ने। प्राचीन आदिम जातियों गोंड, खोखर, भर आदि के वंशज स्मिथ ने बताया। ये विदेशियों से उत्पत्ति शक सीथियन की संतान कर्नल जेम्स टॉड और विलियम क्रूक ने कहा ऐसा। शक यूची गुज्जर हूण V.A. स्मिथ ने। गुज्जर वंशीय मत डॉक्टर D.R. भंडारकर, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद। ये गुज्जरों को श्वेत हूण मानते हैं। यूची कुषाण जाति के वंशज अलेक्जेंडर कनिंघम। ब्रोच गुज्जर ताम्रपत्र 978 ईस्वी के आधार पर। निम्न में से किस इतिहासकार ने राजपूतों को शक अथवा सीथियन जाति के वंशज माना है? उत्तर है दूसरा, जेम्स टॉड। ब्रोच गुज्जर नामक ताम्रपत्र के आधार पर राजपूतों को यूची जाति का वंशज मानते हुए इनका संबंध कुषाण जाति से किसने जोड़ा है? उत्तर है तीसरा, कनिंघम ने। राजपूतों को हूणों की संतान बताया है।
उत्तर है दूसरा वीए स्मिथ ने। पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति हुई। उत्तर है पहला अग्निकुंड से। व्याख्या, चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो में उल्लिखित किया है कि आबू पर्वत पर एक विशाल अग्निकुंड से गुरु वशिष्ठ एवं विश्वामित्र ने 4 योद्धाओं गुज्जर प्रतिहार, चालुक्य जिन्हें सोलंकी भी कहते हैं, चाहमान जिन्हें चौहान कहते हैं तथा परमार उत्पन्न किए। निम्नलिखित में से किस विद्वान के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई थी? उत्तर है तीसरा कवि चंद्रबरदाई। कौन सा रासो राजपूतों की उत्पत्ति को अग्निकुंड से संबंधित करता है? उत्तर है पहला पृथ्वीराज रासो। निम्न में से किस राजवंश ने अपना उद्गम मिथकीय अग्निकुंड से नहीं जोड़ा है? उत्तर है तीसरा चंदेल। निम्न में से कौन से वंश की उत्पत्ति अग्निकुंड से नहीं हुई? उत्तर है पहला सिसोदिया। इसके बाद दोस्तों अब हम पढ़ेंगे गुज्जर प्रतिहार वंश। इतिहासकार आर.सी. मजूमदार के अनुसार गुज्जर प्रतिहारों ने कितनी शताब्दी तक अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधक का काम किया? उत्तर है तीसरा 6ठी शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक। व्याख्या, उत्तर पश्चिम भारत के गुज्जर प्रतिहार वंश का शासन मुख्यतः 6वीं से 12वीं शताब्दी सदी तक माना जाता है। प्रसिद्ध इतिहासकार रमेश चंद्र मजूमदार के अनुसार गुज्जर प्रतिहारों ने 6वीं से 12वीं सदी तक अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधक का काम किया, एक को भी नहीं आने दिया। 750 एडी से 1000 एडी ईस्वी के दौरान राजस्थान और अधिकांश उत्तरी भारत पर निम्नलिखित में से किसने शासन किया था? उत्तर है चौथा प्रतिहार। 8वीं से 10वीं शताब्दी तक राजस्थान के किस राजपूत वंश का वर्चस्व रहा? उत्तर है दूसरा प्रतिहार वंश का। निम्न में से किसने अभिलेखों में प्रतिहारों को गुज्जर कहा है? उत्तर है चौथा, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, चारों के अंदर दोस्तों प्रतिहारों को गुज्जर कहा गया है। पहला नीलगुंड, दूसरा देवली, तीसरा रामनपुर, चौथा करहाड़। इन चारों के अंदर ही प्रतिहारों को गुज्जर कहा गया है। व्याख्या, नीलगुंड, रामनपुर, देवली एवं करहाड़ के शिलालेखों में प्रतिहारों को गुज्जर नाम से संबोधित किया गया है। बादामी के चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में गुज्जर जाति का उल्लेख सर्वप्रथम हुआ है। राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों इससे सबसे पहले तो आपको ये लर्न करने लाएं कि प्रतिहार वंश के संस्थापक थे हरिश्चंद्र। इनकी राजधानी थी मंडोर में। उत्तर है चौथा। व्याख्या, मंडोर के प्रतिहार। गुज्जर प्रतिहारों की 26 शाखाओं नेणसी द्वारा उल्लिखित में से सबसे प्राचीन एवं महत्वपूर्ण मंडोर के प्रतिहार थे। जोधपुर 837 ईस्वी एवं घटियाला 861 ईस्वी शिलालेखों के अनुसार हरिश्चंद्र नामक ब्राह्मण रोहिलद्दी के 2 पत्नियां थीं, एक ब्राह्मणी और दूसरी क्षत्राणी भद्रा। ब्राह्मणी पत्नी से उत्पन्न संतान ब्राह्मण प्रतिहार एवं क्षत्राणी भद्रा से उत्पन्न संतान क्षत्रिय प्रतिहार कहलाए। भद्रा के 4 पुत्र उत्पन्न हुए, भोगभट्ट, कद्दक, रज्जिल और दह, जिसे दद्द भी कहा जाता है। इन चारों ने मिलकर मंडोर को जीतकर गुज्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की। वैसे रज्जिल तीसरा पुत्र था, फिर भी मंडोर की वंशावली इससे प्रारंभ होती है। इसी शाखा का नागभट्ट प्रथम, जो रज्जिल का पोता था, वह बड़ा प्रतापी शासक था। जब उसने देखा कि मंडोर में प्रतिहारों की स्थिति सुदृढ़ हो गई है, तो उसने अपनी राजधानी को वहां से बदलकर मेड़ता स्थापित किया, जो मंडोर से 60 मील से भी अधिक दूर पर हैं। प्रतिहार शासकों में रोहिलद्दी के नाम से जाना जाता था। उत्तर है तीसरा हरिश्चंद्र। मंडोर प्रतिहार वंश के किस शासक से वंशावली प्रारंभ होती है? उत्तर है पहला रज्जिल, जो कि तीसरा पुत्र था भद्रा का। मंडोर के प्रतिहार माने जाते हैं। उत्तर है पहला क्षत्रिय।
प्रतिहारों की 26 शाखाओं में से सबसे प्राचीन शाखा है? उत्तर है दूसरा मंडोर। मंडोर के प्रतिहार शासकों में निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण, तर्कशास्त्र, ज्योतिष, कला और काव्य रचना में कुशल थे और उन्हें प्रत्यक्ष रूप से एक से अधिक भाषाओं में प्रतिष्ठित कवि के रूप में स्वीकार किया गया था? उत्तर है तीसरा कक्क। व्याख्या: राजा कक्क ने मुदागिरी मुंगेर बिहार में गौड़ शासक धर्मपाल को परास्त किया। वह व्याकरण, ज्योतिष, तर्क, न्याय और सर्व भाषाओं के कवित्व में निपुण था। प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी? उत्तर है तीसरा नागभट्ट प्रथम। व्याख्या: नागभट्ट प्रथम नरभट्ट का पुत्र था। इसे नाहड़ भी कहते हैं। घटियाला शिलालेख के अनुसार नागभट्ट ने मंडोर के पूर्व में राज्य की सीमा का विस्तार किया था। मेदांतक मेड़ता को अपनी राजधानी बनाया। नागभट्ट की रानी जज्जिका देवी से 2 महान गुणी पुत्र तात और भोज उत्पन्न हुए। तात ने अपने भ्राता को मंडोर सौंपकर संन्यास ग्रहण किया। मंडोर के प्रतिहार वंश से संबंधित प्रारंभिक शासक का नाम था? उत्तर है पहला नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम किस राजवंश से संबंधित हैं? उत्तर है दूसरा गुज्जर प्रतिहार से। प्रतिहार शासक जिसने सर्वप्रथम जालोर को अपनी राजधानी बनाया वह था नागभट्ट प्रथम। व्याख्या: कन्नौजी प्रतिहारों की नामावली नागभट्ट प्रथम लगभग 730 ईस्वी के आसपास से प्रारंभ होती हैं। कन्नौज प्रतिहार वंश के प्रवर्तक नागभट्ट प्रथम को नागावलोक भी कहते हैं। नागभट्ट प्रथम को राजा भोज की ग्वालियर प्रशस्ति में नारायण की उपाधि दी गई है। इसमें उल्लेख है कि प्रतिहार वंश में त्रैलोक्य, 3 लोक का रक्षक, अद्भुत पुरातन मुनि नारायण का अवतार रूप राजा नागभट्ट उत्पन्न हुआ। उसने अरब सेना को सिंधु नदी के पश्चिम में खदेड़ने का काम किया। इस विजय के कारण ही उसे नारायण का अवतार रक्षक माना जाने लगा। नागभट्ट प्रथम ने वर्तमान गुजरात, राजस्थान, मालवा, चंबल घाटी, हरियाणा व सतलज के दक्षिण का मैदान आदि प्रदेशों पर गुज्जर साम्राज्य की स्थापना की। अवंती के प्राचीन नगर उज्जैन को उसने अपनी राजधानी बनाया। दशरथ शर्मा नागभट्ट की राजधानी जालोर मानते हैं। जेसी घोष भी नागभट्ट प्रथम की राजधानी उज्जैन ही मानते हैं। राष्ट्रकूट राजा दंती दुर्ग ने भी अरबों के विरुद्ध नागभट्ट प्रथम का साथ दिया तथा दोनों ने अपनी इस सफलता पर उज्जैन नगरी में हिरण्यगर्भ महादान समारोह आयोजित किया। प्रतिहार राजा नागभट्ट प्रथम के बारे में कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों इसका उत्तर है चौथा, यानी उन्होंने सिंध के अरब शासकों को हराया जो राजस्थान, गुजरात, पंजाब आदि पर अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहे थे। उस प्रतिहार शासक का नाम बताइए जिसने न केवल अरबों के आगे बढ़ने पर अंकुश लगाया बल्कि अनेक शासकों को उनके आधिपत्य से भी मुक्त किया। उत्तर है पहला नागभट्ट पहला। किस राजा के वंशज गुज्जर प्रतिहार कहे जाने लगे? उत्तर है तीसरा नागभट्ट सेकंड। व्याख्या: नागभट्ट द्वितीय 795 से 833 ईस्वी तक राज करने वाला वो राजा, उस राजा के वंशज गुज्जर प्रतिहार कहे जाने लगे। प्रथम प्रतिहार शासक जिसने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी वह था। उत्तर है दूसरा नागभट्ट सेकंड। नागभट्ट सेकंड प्रतिहार वंश का शासक जिसने कन्नौज को जीतकर अपनी राजधानी बनाया तथा 100 वर्षों से चले आ रहे त्रिपक्षीय संघर्ष को समाप्त कर दिया। उसके समय प्रतिहार उत्तरी भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य बन चुका था। उसे परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर कहा गया है। बंगाल के पाल शासक धर्मपाल को हराकर उसने ये परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की। इसका उल्लेख 815 ईस्वी के बुचकला अभिलेख में हुआ है। उसने बलि प्रबंध नामक
ग्रंथ की रचना की? कौन से ग्रंथ की? बलि प्रबंध। राजा नागभट्ट द्वितीय का संबंध निम्नलिखित में से किस राजवंश से था? उत्तर है पहला प्रतिहार। गुज्जर प्रतिहार वंश के किस शासक ने अपने पराक्रम से गुज्जरों की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया? उत्तर है चौथा नागभट्ट सेकंड। द्वितीय, आदि वराह की उपाधि जिस राजपूत शासक ने धारण की वह है? उत्तर है दूसरा मिहिर भोज। प्रतिहार शासक मिहिर भोज 836 से 885 ईस्वी तक राज करने वाला राजा मिहिर भोज, उसने भोज प्रथम, प्रभास आदि वराह उपाधियां प्राप्त की। ग्वालियर प्रशस्ति मिहिर भोज प्रथम की देन है। किस प्रतिहार राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई? उत्तर है पहला भोज प्रथम। कौन सी पुस्तक गुज्जर प्रतिहार वंश के मिहिर भोज द्वारा रचित नहीं है? उत्तर है चौथा धर्म संग्रह। मिहिर भोज द्वारा रचित नहीं है, इसके अलावा तीनों मिहिर भोज ने लिखी थी। पहला श्रृंगार प्रकाश, दूसरा कृत्य कल्पतरु, तीसरा राज मृडाड़। व्याख्या। मिहिर भोज द्वारा रचित ग्रंथ योग्य सूत्र वृत्ति, विद्या विनोद, भोज चंपू, शब्दानुशासन, श्रृंगार मंजरी, कृत्य कल्पतरु, राज मृडाड़, प्राकृत व्याकरण, आयुर्वेद सर्वस्व, श्रृंगार प्रकाश, कूर्म शतक, युक्ति कल्पतरु, सरस्वती कंठाभरण, राजमार्तंड और सिद्धांत संग्रह इत्यादि। राजशेखर किसके दरबार में था? उत्तर है पहला महेंद्रपाल फर्स्ट के दरबार में था राजशेखर। व्याख्या। महेंद्रपाल प्रथम एवं महिपाल के राज दरबारी कवि राजशेखर थे। उसके दरबारी कवि राजशेखर ने कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, विद्धशाल भंजिका, हरिविलास और भुवन कोश, बाल रामायण, बाल भारत आदि ग्रंथों की रचना की थी। किसने की थी? राजशेखर ने। राजशेखर ने विद्वशाल भंजिका में अपने शिष्य महेंद्रपाल को रघुकुल तिलक, कर्पूर मंजरी में महाराष्ट्र चूड़ामणि और बाल भारत में रघुग्रामणी कहा है। रघुग्रामणी यानी रघुवंशियों में अग्रणी। राजशेखर ने बाल भारत नाटक में महेंद्रपाल के पुत्र महिपाल को रघुवंश मुक्तामणि, रघुवंश रूपी मोतियों में मणि के समान व आर्यावर्त का महाराजा धीराज कहा है। निम्नलिखित में से कौन सी कृति प्रसिद्ध कवि, नाट्यकार और लेखक राजशेखर की नहीं है? उत्तर है तीसरा प्रभावक चरित्र। ये राजशेखर की नहीं है, इसके अलावा तीनों हैं। पहला कर्पूर मंजरी, दूसरा काव्य मीमांसा और चौथा बाल रामायण। ये राजशेखर ने लिखी हैं। निम्न में से कौन शाही प्रतिहार सम्राट महेंद्रपाल प्रथम का गुरु था? उत्तर है तीसरा राजशेखर। प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम एवं महिपाल का दरबारी कवि था। उत्तर है तीसरा राजशेखर। कौन सा शासक गौड़ बंगाल में भोज प्रथम का समकालीन था? उत्तर है दूसरा देवपाल। देवपाल और भोज प्रथम दोनों एक ही टाइम के थे। व्याख्या। अरब यात्री सुलेमान ने 851 ईस्वी में मिहिर भोज प्रथम के कुशल प्रशासन एवं शक्तिशाली सेना की प्रशंसा की है। राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने मिहिर भोज के दक्षिणी क्षेत्रों में विजय अभियान पर रोक लगाई, परंतु बाद में भोज ने राष्ट्रकूट शासक कृष्णा तृतीय को पराजित कर मालवा पर अधिकार कर लिया था। मिहिर भोज ने समकालीन पाल नरेश देवपाल से भी युद्ध किया तथा देवपाल के उत्तराधिकारी नारायण पाल को बुरी तरह से परास्त किया। निम्नांकित में से किस विदेशी यात्री ने गुज्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति एवं समृद्धि का उल्लेख किया है? उत्तर है दूसरा सुलेमान। उस अरबी यात्री का नाम बताइए जिसने मिहिर भोज के समय का वृतांत प्रस्तुत किया। उत्तर है पहला सुलेमान। अरब यात्री सुलेमान ने किस प्रतिहार राजा के शासनकाल में भारत की यात्रा की? उत्तर है चौथा भोज प्रथम। मंडोर शाखा के निम्न प्रतिहार शासकों का सही कालानुक्रम है।
उत्तर है चौथा। सबसे पहले रज्जिल, उसके बाद नागभट्ट, फिर आया टाटा, फिर आया बाउक। तो कैसे कैसे आए? रज्जिल, नागभट्ट फर्स्ट, टाटा, बाउक। व्याख्या: मंडोर शाखा के प्रतिहार शासकों का कालक्रम क्रमशः हरीशचंद्र, जिसे रोहिलद्दी कहते हैं, रज्जिल, नरभट्ट, नागभट्ट, तात, टाटा भी जिसे कहा जा सकता है, भोज, यशोवर्धन, चंदूक, शिलूक, झोट, भिलादित्य, कक्क, बाउक, कक्कुक। निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुज्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है? उत्तर है चौथा, भरतृभट्ट फर्स्ट। इसके अलावा तीनों दोस्तों संबंधित हैं गुज्जर प्रतिहारों से। पहला है नागभट्ट सेकंड, गुज्जर प्रतिहारों में एक राजा था ये। दूसरा महेंद्रपाल फर्स्ट भी इसी डायनेस्टी का था। तीसरा देवपाल भी इसी डायनेस्टी का था, लेकिन भरतृभट्ट इस डायनेस्टी का नहीं था। व्याख्या: गुज्जर प्रतिहार वंश के शासक: पहला नागभट्ट प्रथम 730 से 760 ईस्वी तक राजा रहा। दूसरा नागभट्ट द्वितीय आया 795 से 833 ईस्वी तक। उसके बाद महेंद्रपाल प्रथम आया 885 से 910 ईस्वी तक। फिर भोज द्वितीय 910 से 913, केवल 3 साल राज करा इन्होंने। महिपाल प्रथम 914 से 943 ईस्वी तक। फिर महेंद्रपाल द्वितीय 945 से 948 ईस्वी, इन्होंने भी बड़े कम तक राज किया। देवपाल 948 से 949 ईस्वी तक। त्रिलोचनपाल 1019 से 1027 ईस्वी तक। यशपाल इलाहाबाद के कड़ा नामक स्थान पर 1036 ईस्वी का लेख मिला है, जिसमें यशपाल के दान का वर्णन है। इनके पश्चात किसी अन्य प्रतिहार नरेश का नाम ज्ञात नहीं होता है। 1093 के आसपास चंद्रदेव गहड़वाल ने प्रतिहारों से कन्नौज छीनकर इनके अस्तित्व को ही समाप्त कर दिया। प्रतिहार वंश का अंतिम शासक था। उत्तर है पहला यशपाल। गुज्जर प्रतिहार पाल एवं राष्ट्रकूट शासन केंद्रीय राजतंत्र नहीं थे। उत्तर है दूसरा, गलत है ये बात। व्याख्या: गुज्जर प्रतिहार पाल एवं राष्ट्रकूट शासन में केंद्रीय राज सत्तात्मक राजतंत्र शासन था, जिसकी पुष्टि अरब यात्री अल मसूदी और सुलेमान भी करते हैं। शासन को सुविधा की दृष्टि से प्रांतों में विभाजित किया गया, जिसके अधिकार राजस्थानीय राजपुरुष कहलाते थे। प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों का उल्लेख यह आता है। उत्तर है पहला, राजपुरुष। गुज्जर प्रतिहार शासक मथन देव कहाँ शासन करता था? उत्तर है दूसरा, राजोरगढ़। राजोरगढ़ में मथन देव शासन करता था। व्याख्या: रायपुर, जिसे राजोरगढ़ भी कहते हैं, रायपुर पर प्रतिहार गोत्र का गुज्जर महाराजा धीराज सावट का पुत्र महाराजा धीराज परमेश्वर मथन देव राज्य करता था। कन्नौज पर अधिकार हेतु चले त्रिपक्षीय युद्ध में राजपुताना के किस वंश के शासकों ने भाग लिया? उत्तर है दूसरा, गुज्जर प्रतिहार। व्याख्या: दक्षिण में राष्ट्रकूट, पूर्व में पाल एवं उत्तरी भारत में गुज्जर प्रतिहार। कन्नौज पर आधिपत्य के लिए इन तीनों महाशक्तियों के मध्य हुए संघर्ष को त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है। इसकी शुरुआत प्रतिहार नरेश वत्सराज ने कन्नौज के शासक इंद्रायुध को पराजित करके की एवं अंततः प्रतिहार इसमें सफल हुए। प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय ने 816 ईस्वी में कन्नौज के शासक चक्रायुध को हराकर कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया एवं 100 वर्ष से चले आ रहे इस संघर्ष को विराम दिया। यह संघर्ष लगभग 100 वर्ष तक चला था। गुज्जर प्रतिहारों की राजधानी कौन सी थी? उत्तर है पहला, पीलोमोलो भीनमाल। पीलोमोलो भीनमाल ये गुज्जर प्रतिहारों की राजधानी थी। व्याख्या: चीनी यात्री वैनसांग ने भारत की यात्रा का विवरण अपने ग्रंथ सियूकी में किया। वैनसांग का कौन सा ग्रंथ है? सियूकी। इसमें उसने गुज्जर राज्य को कुचीलो गुज्जर
तथा इनकी राजधानी भीनमाल, प्राचीन नाम श्रीमाल का नाम पीलो मोलो रखा। लिखा, गुज्जर प्रतिहारों की राजधानी किस स्थान पर थी जो जालोर में भीनमाल का एक पुराना नाम भी था? उत्तर है दूसरा, श्रीमाल। प्रतिहार एवं पाल शासकों पर अपनी विजय की खुशी में ध्रुव ने गंगा व यमुना के चिन्हों एम्बलम को सम्मिलित किया। उत्तर है पहला, राष्ट्रकूट कुल चिन्ह में। ध्रुव ने अवंती नरेश वत्सराज पाल नरेश धर्मपाल पर आक्रमण कर उन्हें परास्त कर दिया। बड़ौदा अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि इस विजय के उपलक्ष्य में राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने राष्ट्रकूट कुल चिन्ह एम्बलम में गंगा व यमुना के चिन्हों को सम्मिलित किया। गुज्जरों को किस शासक ने पराजित किया? उत्तर है पहला, प्रभाकर वर्धन। व्याख्या, प्रभाकर वर्धन ने गुज्जर प्रतिहार साम्राज्य जिसका विस्तार दक्षिण व पश्चिम राजस्थान तक था, उनको समाप्त कर वर्धन वंश की स्थापना की थी। प्रतिहार शासक के शासनकाल में जैन ग्रंथ हरिवंश पुराण में एवं कुवलयमाला की रचना हुई। उत्तर है पहला, वत्सराज। प्रतिहार शासक कौन था उस वक्त? वत्सराज। व्याख्या, मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति में महाराज वत्सराज को बहुसंख्य भूभृतों तथा उनके शक्तिशाली सलाहकारों की गति को समाप्त करने वाला कहा है। उनके दरबारी जैन मुनि उद्योतर सूरी ने 778 ईस्वी कुवलयमाला ग्रंथ में महाराज वत्सराज को रणहस्तीन कहा। 783 ईस्वी में वर्धमानपुर में जैन मुनि जिनसेन ने हरिवंश पुराण नामक जैन ग्रंथ की रचना की। त्रिकोणात्मक संघर्ष की शुरुआत गुज्जर प्रतिहार नरेश वत्सराज ने की थी। कन्नौज के शासक इंद्रायुध को परास्त कर कन्नौज पर अधिकार कर लिया, इसलिए वत्सराज को प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। किसे कहा जाता है? वत्सराज को। वह गुज्जर प्रतिहार शासक जिसने रणहस्तीन का विरुद्ध धारण किया था। उत्तर है पहला, वत्सराज। जोधपुर के नज़दीक वह एक स्थान जो हिंदू एवं जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है एवं जिसका निर्माण 8वीं व 12वीं शताब्दी के बीच गुज्जर प्रतिहार वंश द्वारा किया गया है। उत्तर है दूसरा, ओसिया। व्याख्या, ओसिया जोधपुर जिला। जोधपुर से लगभग 65 किलोमीटर दूर फलोदी मार्ग पर स्थित ओसिया में श्वेतांबर जैन मंदिर, ओसवाल समाज की कुलदेवी सच्चिका माता का मंदिर तथा सूर्य मंदिर के अलावा कुल 16 मंदिर हैं, जिनका निर्माण 7वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य में प्रतिहारों द्वारा करवाया गया। जोधपुर के ओसिया में मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? उत्तर है दूसरा, प्रतिहारों के द्वारा। ओसिया में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किस राजा के काल में हुआ? उत्तर है पहला, वत्सराज प्रतिहार। व्याख्या, ओसिया में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण वत्सराज प्रतिहार ने करवाया। निम्न में से कौन सा शासक जालोर के चौहान वंश से संबंधित नहीं था? उत्तर है पहला, वत्सराज। व्याख्या, वत्सराज गुज्जर प्रतिहार वंश का प्रतापी शासक हुआ। उसने मांडी वंश को पराजित किया तथा बंगाल के धर्मपाल को भी पराजित किया। वत्सराज को रणहस्तीन कहा गया है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी गुज्जर प्रतिहार डायनेस्टी, गुज्जर प्रतिहार वंश समाप्त होता है। कल हम पढ़ेंगे चौहान वंश। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें वीडियो कैसा लगा। कमेंट अवश्य करें दोस्तों, कमेंट करोगे उससे मुझे पता लगेगा कि कहाँ कमियां हैं और कहाँ आपको समझ आ रही है बातें और कहाँ नहीं आ रही है। क्योंकि दोस्तों, पढ़कर तो आपको कोई भी सुना देगा, पढ़ने से नहीं, आपके दिमाग में भी आपको समझ भी आनी चाहिए कुछ बातें कि रीड किया हुआ भी समझ में आना चाहिए। बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये कमेंट करके ज़रूर बताया करें। और चैनल को वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दो। और ऐसे ही ज़ोरों शोरों से पढ़ते रहो, आपकी नौकरी लग ही जाएगी दोस्तों, भगवान की कृपा रहेगी।